आराज की आंखें धीरे धीरे खुली। सिर में एक हल्का सा दर्द था। हाथ पर ट्रिप लगी हुई थी। चारों ओर सफ़ेद दीवारें थीं और हवा में डिसइंफेक्टेड की महक फैली हुई थी। वह समझ गया कि वह हॉस्पिटल में है। उसे याद आया वो गोली की आवाज़, राशि के आंसू, ध्वनि की तकलीफ, नीवी का मासूम डरा चेहरा और फिर सब कुछ अंधेरा। उसने करवट लेने की कोशिश की तो उसके सीने में एक तेज दर्द, आहा। तभी एक आवाज़ उसके कानों में पड़ी। संभल कर उसने अपनी आंखें घुमाई। ध्वनि वहीं बैठी थी। उसकी आंखों के नीचे गहरे काले घेरे थे, जैसे वह कई रातों से सोई ना हो। उसके चेहरे पर चिंता और माथे पर हल्की सी सिकन के साथ साथ थकान साफ दिख रही थी, लेकिन उसकी आंखों में खुशी की चमक थी। शायद उसके होश में आने की वजह से वो उसे देखते हुए फिक्र भरे लहजे में बोली, संभल कर, अभी आपका घाव ताजा है। आरांस ने एक पल के लिए उसे गहरी नजरों से देखा, फिर अपनी वही पुरानी एटीट्यूड वाली मुस्कान लाने की कोशिश की। मैं बिल्कुल ठीक हूँ। बस लग रहा है किसी ने मेरे सीने में मिसाइल लॉन्च कर दिया हो। ध्वनि ने उसकी बात पर कोई प्रतिक्रिया नहीं दी। मैं बस उसे देखती रही। उसकी आंखें नम थीं, जैसे समझने की कोशिश कर रही हो कि क्या वो वही आरांस राजवंशी है जो उससे शादी के समय था। वो नम आंखों से उसे देखते हुए कहती है, आपकी हालत खराब है और आपको मजाक सूझ रहा है। आरांस उसके एक्सप्रेशन देखकर घमंड से भरे लहजे में कहता है, डोंट वरी बीबी, कोई भी गोली मुझे रोक नहीं सकती। मैंने बेहोश होने से पहले कहा था ना, तुम्हें और अपनी प्रिंसेस को छोड़कर कभी नहीं जाऊंगा। ध्वनि बस एकटक उसे देख रही थी। आरांस को समझ नहीं आ रहा था कि उसे हुआ क्या है। वो आज उससे झगड़ क्यों नहीं रही है, उस पर गुस्सा क्यों नहीं कर रही। वो अपनी नजर पूरे वार्ड में दौड़ाते हुए बोला, वैसे तुम यहाँ क्या कर रही हो? मेरा ध्यान रखने के लिए कोई नर्स काफी है। उसकी आवाज में हल्की कमजोरी थी। ध्वनि की आंखों से आंसू बाहर छलक आए। वो आराज के बेड के बगल में स्टूल पर बैठी हुई थी। वो उसके चेहरे की तरफ हल्का झुकते हुए गुस्से वाले लहजे में कहती है, मैं यहाँ क्यों हूँ? आपको क्या लगता है? उसकी आवाज में गुस्सा था, लेकिन वह गुस्से से ज्यादा दर्द था। आपकी बेवकूफ़ी की वजह से नीवी अनाथ हो सकती थी। ध्वनि रो पड़ी। उसे अभी बहुत रोना आ रहा था, लेकिन आराज की हालत अभी ठीक नहीं थी। वो खुद के इमोशंस पर जितना कंट्रोल कर सकती थी उतना कर रही थी। अब वो आराज तो थी नहीं जो अपने इमोशंस छिपाने में माहिर हो। उससे इस वक्त बिल्कुल भी रोना कंट्रोल नहीं हो रहा था। फिर भी वो कोशिश कर रही थी। उसे इस तरह देखकर आनास ने अपने ड्रिप लगे हाथों से ध्वनि का हाथ पकड़ना चाहा, लेकिन ध्वनि ने अपना हाथ पीछे खींच लिया। बीबी, आनास ने कहा, तुम अभी भी मुझसे नाराज हो? नाराज? क्या मुझे नहीं होना चाहिए? ध्वनि ने अपनी आवाज ऊंची कर ली। आप मर सकते थे मिस्टर राजवंशी। क्या आपको इसका अंदाजा भी है? और ये सब मेरी वजह से हुआ। आनास उसे गिल्ट से निकालने की कोशिश करते हुए बोला, अब तुम कहाँ से इस बीच में आ गई? ये सब मेरे बिजनेस की वजह से हुआ है। मेरे बहुत सारे दुश्मन हैं और किसी को मेरी लोकेशन पता चल गई। बस। बस? आपको ये बस लग रहा है? गोली लगी है आपको, कुछ भी हो सकता था। ध्वनि को उसकी बातों पर गुस्सा तो बहुत आ रहा था। आखिर वो इस बात को इतना लाइट कैसे ले सकता है? कुछ नहीं होता मुझे। आरास राजवंशी ऐसी शख्सियत नहीं कि किसी भी अरे गहरे की गोली से मर जाए। फिर तुम भी तो हो मेरे पास, मेरी बीवी। आरास घमंड से भरी मुस्कुराहट लिए बोला। उसकी बातों ने ध्वनि को शांत कर दिया। उसका गुस्सा तो शांत हो गया, लेकिन आंसुओं की बरसात अब भी जारी थी। आप इंसान हैं, भगवान नहीं। वो इंसान शायद पढ़ा लिखा नहीं था। उसने आपको गोली राइट साइड मारी, लेफ्ट नहीं। अगर गोली लेफ्ट लगती तो शायद वो आगे इस लाइन को पूरा बोल नहीं पाई, लेकिन अपनी आगे की बात कहना जारी रखती है। आपको अपनी सेफ्टी का ध्यान रखना चाहिए था ना। जब आप जानते हैं कि हर समय आप पर ऐसा खतरा रहता है, तो क्यों आपने ऐसी लापरवाही की? आरास ने गहरी सांस भरी। ओके, सॉरी। आइंदा ऐसी गलती कभी नहीं होगी। आप हमेशा हर गलती करके ऐसा ही बोलते हैं। क्यों करते हैं आप इतनी गलतियाँ? तुम्हें देखते ही खता अपने आप होने लगती है। वो सायराना अंदाज में बोला। ध्वनि अपने आंसू पोंछते हुए चिढ़कर कहती है, ये शायरी करने का वक्त नहीं है। बीबी, तुम्हें हुआ क्या है? तुम टिपिकल बीवियों जैसी हरकतें क्यों कर रही हो? आरास उसे घूरते हुए बोला। ठीक है, आप चाहते हैं ना कि मैं आपसे बात ना करूं? नहीं करूंगी। वाट? लेकिन मैंने ऐसा कब बोला? आरास चौंक गया, क्योंकि तब तक बाड़ का दरवाजा खुला।
विवेक अंदर आया। उसे देखकर आरास ने अपनी आंखें रोल की। विवेक गुस्से में उसके करीब आया। साले कमीने, तू अपने आप को क्या आयरन मैन समझता है? हम लोगों के जाने के बाद तूने सिक्योरिटी क्यों हटवा दिया? और तो और ध्वनि मिल गई, ये तूने मुझे क्यों नहीं बताया? जगह बहुत अच्छी है, इंटरेस्टिंग है, रुक कर आऊँगा। कितने बहाने बना रहा था। सीधे सीधे बोल देता कि तेरी बीवी मिल गई और साथ ही बेटी भी। हम लोग क्या तेरी बेटी को और बीवी को तुझसे दूर कर देते? विवेक चिल्लाया जा रहा था। नर्स भागते हुए अंदर आई। सर, व्हाट हैपेंड? आप इतना चिल्ला क्यों रहे हैं? पेशेंट को दिक्कत होगी, इन्हें ले जाकर पागल खाने में दे आइए। वहीं के निवासी हैं, आरास बोरियत भरे लहजे में बोला। नर्स चौंक कर आरास की तरफ देखती है। विवेक खा जाने वाली नजरों से उसे देख रहा था। ध्वनि चुपचाप बैठी दोनों दोस्तों की बातें सुन रही थी। सॉरी नर्स, विवेक नर्स की तरफ देखकर बोला। वो सिर हिलाकर बाहर चली गई। विवेक गहरी सांस भरकर आरास की ओर देखते हुए कहता है, क्यों करता है तू खुद को लेकर इतनी लापरवाही? तुझे पता है जब मैंने ये न्यूज़ सुनी तो कलेजा मुंह को आ गया था। सबसे अलग अलग बहाने बनाकर जैसे तैसे सफर काट कर आया। तू पूरे 4 दिन बाद जागा है। 4 दिन? आरास चौंक गया। जी, 4 दिन। बेचारी ध्वनि रात रात भर जाग। भैया, विवेक अपनी बात पूरी कर पाता उससे पहले ही ध्वनि ने उसे रोक दिया। उसने आंखों से इशारा किया, जिस पर विवेक चुप हो गया। ये क्या इशारेबाजी चल रही है? और 4 दिनों में भैया? आरास आंखें छोटी करके दोनों को घूरता है। हाँ तो भैया ही तो कहा है, मैं इसका बड़ा भाई हूँ, समझा तू? आरास उसकी बात सुनकर सोच में डूब गया। उसे ऐसे देखकर विवेक कंफ्यूज नजरों से पूछता है, अबे क्या हुआ? आरास सीरियस लहजे में कहता है, यही सोच रहा था कि मुझसे एक साला नहीं संभल रहा, दूसरा कैसे संभालूंगा? उसकी बात सुनकर धोनी के होठों पर हल्की सी मुस्कुराहट तैर गई, जिसे देखकर आरास और विवेक भी मुस्कुरा दिए। आखिर आरास ने धोनी को हंसाने के लिए ही तो कहा था। डॉक्टर आरास को चेक कर रहे थे। धोनी और विवेक वहीं खड़े थे। इस वक्त रात के 12:30 बज रहे थे। कुछ पल अच्छे से चेक करने के बाद वो उन दोनों की तरफ देखकर बोले, फिलहाल सब ठीक है, लेकिन अभी इन्हें हॉस्पिटल में ही कुछ दिन रहना होगा। ओके डॉक्टर, विवेक से हिला दिया। डॉक्टर के जाने के बाद विवेक मुस्कुराकर आराम से कहता है, कल सुबह तेरे होश में आने की न्यूज़ सबको दूंगा। अभी टाइम क्या हो रहा है? आराम से इधर उधर देखने की कोशिश करता है। आधी रात हो रही है बीबी, मेरी प्रिंसेस कैसी है? वो धोनी को देखते हुए पूछता है, क्योंकि उसे याद था कि जिस वक्त उसे गोली लगी थी उस वक्त नीवी बहुत ज्यादा रो रही थी। कल खुद मिलकर देख लीजिएगा। ध्वनि हल्की सी मुस्कुराहट लिए बोली। विवेक आरास की तरफ देखकर, अब तू आराम कर। ध्वनि की तरफ मुड़ते हुए, ध्वनि, तुम यहाँ रुकोगी या निधि के पास जाओगी? आप चले जाइए, मैं यहीं रुकती हूँ। ओके, गुड नाइट। विवेक चला गया। मेरी प्रिंसेस यहाँ है? वो चौंक गया। हाँ, यहीं बगल वाले वार्ड में। ध्वनि सिर हिलाकर बोली, उसे क्या हुआ? आरास बेचैन हो गया। ध्वनि उसकी गलतफहमी दूर करते हुए बोली, अरे नहीं, कुछ नहीं हुआ। वो मेरे बिना नहीं सोती इसलिए। वो 4 दिनों से यहीं है। आरास कुछ परेशान सा हो गया। नहीं, सुबह घर चली जाती है, शाम को आती है। आना ही क्यों है? तुम चली जाती ना। वो यहाँ कंफर्टेबल भी नहीं होगी। उसे आपसे भी मिलना रहता है। वो आपके पास ही तो बैठती थी। वाट? हाँ, कल सुबह वो आपको होश में देखकर बहुत खुश होगी। ध्वनि मुस्कुराते हुए बोली, ओके, तुम भी रेस्ट करो, क्योंकि मुझे तो बहुत नींद आ रही है। ध्वनि सिर हिलाकर सामने पड़े सोफे पर बैठ गई। आरास ऊपर सीलिंग को देखते हुए कुछ ही पलों में दवाइयों के असर के कारण नींद की गहराइयों में खो गया। ध्वनि उसे देखते हुए सोफे पर लेट गई। वो बीते 4 दिनों को याद करती है। कैसे उसने 4 दिन काटे, ये वही जानती थी। फ्लैशबैक। धीर और अमित आरांस को लेकर हॉस्पिटल पहुंचे। ओटी पहले से तैयार था। उनके पहुंचते ही डॉक्टर की पूरी टीम ने आगे का काम संभाल लिया। ऑपरेशन थिएटर का दरवाजा बंद हुआ। कुछ ही देर बाद ध्वनि और राशि वहां पहुंचे। राशि अमित के गले लगकर रो पड़ी। देखना भाई को क्या हुआ है। वो ठीक तो हो जाएंगे ना? अमित उसका सिर सहलाते हुए बोला, तू फिक्र मत कर, भाई बहुत स्ट्रांग है। तू देखना वो जल्दी ठीक हो जाएंगे। ध्वनि बस वही शांत सी बैठी हुई थी। वो रो नहीं रही थी, लेकिन आंसू अपने आप बहे जा रहे थे। धीर ने उसे देखा, लेकिन कहा कुछ नहीं। कुछ घंटों बाद ऑपरेशन थिएटर का दरवाजा खुला।
डॉक्टर्स बाहर आए, सब उनकी तरफ भागे। उनमें से एक सीनियर डॉक्टर उन सबको देखते हुए कहते हैं, देखिए ऑपरेशन तो सक्सेसफुल हो गया है। भगवान का शुक्र है कि गोली लेफ्ट साइड नहीं लगी थी, वरना बचा पाना शायद मुश्किल होता। वो अभी ठीक है, लेकिन होश कब तक आएगा यह बता पाना मुश्किल है। कुछ देर बाद इन्हें नॉर्मल वार्ड में शिफ्ट कर दिया जाएगा। इतना बोलकर वो चले गए और उनके पीछे ही बाकी सब डॉक्टर्स चले गए। इधर सभी ने चैन की सांस ली, लेकिन जब तक होश नहीं आ जाता तब तक खतरा टला नहीं था। इधर का काम तो हो गया था। अब अमित ने जल्दी विवेक को कॉल कर सारी बात बताई। सबके कहने पर धोनी और राशि घर वापस लौट गए। कृति वहीं निधि को संभाल रही थी, क्योंकि उस वक्त धोनी हॉस्पिटल के लिए निकल गई थी। धोनी को देखकर निधि तुरंत उसके पैरों से लिपट गई। धोनी उसे गोद में उठाती है। निधि का पूरा चेहरा लाल हो रखा था, आंखों में आंसू झिलमिला रहे थे। कुछ नहीं हुआ बच्चा, सब ठीक है, ध्वनि उसे शांत करते हुए बोली। मम्मा, डैड, वो सिसक उठी। डैड को कुछ नहीं हुआ है, डॉक्टर अंकल ने कहा सब ठीक है। वो जल्दी ही आपके पास वापस पहले की तरह खेलेंगे, ध्वनि उसे समझाते हुए बोली। मुझे उनसे मिलना है। ठीक है, हम थोड़ी देर में चलेंगे। ध्वनि फ्रेश हुई, वो खाने को बैठी, लेकिन एक निवाला भी उसके गले से नीचे नहीं उतरा। वो निवी को खिलाकर उठ गई। वो घर भले ही आ गई थी, लेकिन उसका दिल यहाँ नहीं लग रहा था। शाम के वक्त ध्वनि निवी के साथ वापस हॉस्पिटल पहुंची। वो अपने कुछ दिन के कपड़े और जरूरी सामान लेकर ही पहुंची थी। जब वो हॉस्पिटल पहुंची तब तक विवेक भी पहुंच चुका था। विवेक मुंबई से अपने साथ आराज की स्पेशल सिक्योरिटी के लिए बॉडीगार्ड्स लेकर ही आया था। सेरा आराज का पर्सनल बॉडीगार्ड भी वहीं था। धीर को देखकर विवेक समझ ही गया था कि आराज यहाँ क्यों रुका हुआ था, लेकिन अब धोनी के साथ निवी को देखकर वो दंग रह गया। वो निवी से आइसक्रीम वाली घटना के बाद दूसरी बार ही मिल रहा था। भाभी, आप यहाँ, वो भी डॉल के साथ? अमित उन दोनों को देखकर चौंक गया। हाँ, मैं यहीं रुकने वाली हूँ, जब तक मिस्टर राजवंशी यहाँ है। धोनी ने साफ शब्दों में अपना फैसला सुनाया। अब घर पर बेचैन होने से तो अच्छा ही है कि वो उसके साथ ही रहे। लेकिन दीदी, आपको यहाँ दिक्कत होगी, हम लोग तो है ना, धीर परेशान लहजे में बोला। तुम लोग भी तो सुबह से यहीं हो, वैसे भी मैं घर पर रहूंगी तो और परेशान रहूंगी। विवेक उसकी बात समझते हुए उन दोनों से कहता है, रहने दो इसे यहाँ, तुम दोनों भी घर जाओ, हम दोनों आज यहाँ रुक जाएंगे। अमित जाना तो नहीं चाहता था, लेकिन विवेक ने जिद करके उन दोनों को वापस भेज दिया। मम्मा, डैड से मिलना है, निवी धोनी का हाथ हिलाते हुए बोली। विवेक उसकी बात सुनकर अविश्वास भरी नजरों से धोनी को देखते हुए पूछता है, ये आरांस की बेटी है? धोनी बस अपना सर हाँ में हिला देती है। विवेक मुस्कुरा दिया। तुम्हें पता है, जब मैंने इसे उस दिन रेस्टोरेंट में देखा था तभी कहा था, अगर उसकी कोई बेटी होती तो बिल्कुल ऐसी होती। और देखो कुदरत का करिश्मा, यही उसकी बेटी निकली। वो आगे कहता है, चलो आराम सब नॉर्मल वार्ड में है। धोनी नीवी को लेकर उसके पीछे बढ़ गई। धोनी निवी के साथ बाट के अंदर पहुंची। पूरे बाट के अंदर मशीनों की आवाज गूंज रही थी। आराज बेड पर मशीनों के बीच गिरा लेटा हुआ था। निवी इस वक्त विवेक की गोद में थी। वो आराज को ऐसे देखकर उससे पूछती है, अंकल, डैड को क्या हुआ? वो ऐसे क्यों सोए हैं? कुछ नहीं बेटा, वो जल्दी जाग जाएंगे। विवेक उसके मुरझाए से चेहरे को देखते हुए बोला। धोनी आगे आई और वहीं पास ही लगे स्टूल पर बैठ गई। वो खाली आंखों से आराज को देख रही थी, जिसके पूरे सीने पर पट्टी बंधी थी। वो बेजान सा लेटा हुआ था। विवेक धोनी को अकेले छोड़ते हुए निवी को अपने साथ बाहर ले गया। धोनी की आंखें फिर बरस पड़ी। उसे याद आ रहा था कि इतने दिनों से आरांस का उसे मनाना, उससे मजाक भरी बातें भी घमंड से भरे लहजे में करना। इतने दिनों में आरांस की हर एक बात, हर एक हरकत उसे याद आ रही थी। फिर उसकी यादों में आज सुबह का मंजर कौन गया। वो फिर एक बार कांप सी गई। उसे याद आई वो तेज गोली की आवाज और आरांस का सफेद शर्ट खून से रंगा हुआ। आरांस के बेहोश होने से पहले की कुछ लाइन, जिसे सुनकर धोनी बिलक पड़ी। और फिर उसका बेजान हो जाना। एक एक कर सभी यादें उसके जहन में ताजा हो गईं। वो कुछ नहीं बोली, ना ही कोई शिकायत। वो बस बरसती आंखों से उसे देखती है। उस रात धोनी नीवी को बगल वाले वार्ड में सुलाकर विवेक को उसके पास भेजकर खुद रात भर आरांस के करीब उसका हाथ पकड़कर
उसके जागने की राह देखती रही। 2 दिन बीते लेकिन उसे होश नहीं आया। डॉक्टर आते और चेक करके जाते। उनके अकॉर्डिंग सब नॉर्मल था। दिन के टाइम सब उसे देखने आते। ध्वनि उस दिन के बाद से एक बार भी घर नहीं गई थी। आज तीसरा दिन था। इस वक्त दिन का टाइम था। निधि को धीरे अपने साथ हमेशा की तरह घर लेकर गया था। ध्वनि और विवेक आराम से बाट में सोफे पर बैठे हुए थे। विवेक उसके लिए खाना लाया था। वैसे तो ध्वनि का मन खाने का नहीं होता था, लेकिन विवेक के जोर देने पर वो थोड़ा बहुत खा लेती थी। विवेक ध्वनि का चेहरा देख रहा था। काफी उतरा हुआ लग रहा था। 2 रातों से अच्छी नींद न लेने के कारण आंखें हल्की लाल हो रखी थीं। चेहरे की चमक खोई हुई थी। वो बेड पर लेटे आरांश को देखकर कुछ सोचते हुए पूछता है, तुम प्यार करती हो आरांश से? ध्वनि जो निवाला मुंह में रखने वाली थी, वो हाथ में ही रह गया। वो चौंक कर विवेक की ओर देखती है। उसकी ऐसी नजर देखकर विवेक सीरियस एक्सप्रेशन लिए कहता है, अगर नहीं करती तो भी आई थिंक तुम्हें उसे एक मौका तो देना ही चाहिए। मैं जानता हूँ तुम्हारे साथ बहुत गलत किया उसने, लेकिन मेरा यकीन मानो वो बहुत अच्छा इंसान है। हाँ, बाहर से वो खुद को सख्त दिखाता है, क्योंकि बिजनेस में सॉफ्ट लोग अक्सर पीछे रह जाते हैं। बड़े बिजनेसमैन बनने की होड़ में वो अपने अंदर की उस आरांश को कब का खत्म कर चुका है, जो स्कूल और कॉलेज के टाइम में हुआ करता था। उसने सक्सेस तो बहुत पाया है, लेकिन खुद को पूरी तरह से भुला दिया। इसलिए वो सख्त दिखता है, लेकिन आखिर है तो वो भी इंसान ही ना। सीने में एक धड़कता दिल उसके पास भी है। तुम्हारे जाने के बाद वो बहुत अकेला सा हो गया था। वो दिखाता नहीं, लेकिन पहले उसके पास उसका परिवार था। अब तो परिवार होना ना होना एक बराबर सा हो गया। राजवंशी परिवार तुम्हारे जाने के साथ ही अंदर से पूरी तरह बर्बाद हो चुका था। दादी अब अपना वक्त बेड पर ही बिताती हैं। दादू कब का ऑफिस छोड़ चुके हैं। शिवानी आंटी, उनकी तो ऐसी हालत की क्या बताऊं। तुम्हारे साथ उन्होंने जो भी किया, उसकी सजा वो आज तक खुद को दे रही हैं। वो भी ऑफिस छोड़ चुकी हैं। काफी टाइम से बीमार हैं। उनके चेहरे पर हमेशा रहने वाला रोब कहीं खोसा गया है। उनके और अंकल के बीच भी कुछ ठीक नहीं है, क्योंकि अंकल की जान राशि में बसती थी, जो किसी को बिना कुछ बताए चली आई। बिजनेस का पूरा लोड रंजीत अंकल पर आ चुका है। अमित, वो हंसता खेलता अमित पूरी तरह से बदल गया। जिस अमित को तुमने उस वक्त देखा था और जिस अमित को तुम इस वक्त देख रही हो, बहुत अंतर है दोनों में। अमित और कृति एक दूसरे से बहुत पहले से प्यार करते थे, लेकिन कृति तुम्हारे साथ अपनी दोस्ती निभाने के लिए उसे छोड़कर यहाँ आ गई। वो दोनों बिना किसी गलती के सजा काट रहे हैं। उसके जाने के साथ ही अमित की हंसी भी गुम हो गई। सब कुछ बर्बाद हो चुका है ध्वनि। जो परिवार हर शाम एक साथ हंसी खुशी गुजारा करता है, उस परिवार में किसी को किसी की खबर ही नहीं है। सब कुछ बिखर चुका है, जिसे सिर्फ तुम संभाल सकती हो। ये सब बताकर तुम्हें गिल्ट में डालने का मेरा कोई इरादा नहीं है। मैं तो बस इसलिए बता रहा हूँ कि तुम्हें पता चले। तुम्हारे साथ हुई नाइंसाफी की सजा वो लोग कई सालों से भुगत रहे हैं। क्या तुम्हें नहीं लगता अब इन सब का अंत होना चाहिए? बाकी तो तुम्हारी मर्जी रहेगी, लेकिन तुम्हारा एक फैसला सबकी जिंदगी सुधार सकता है। ध्वनि अपना सिर झुकाए सब सुन रही थी। उसकी आंखों से आंसू बेतासा बहे जा रहे थे। उसकी वजह से एक हंसता खेलता परिवार बर्बाद हो चुका था। वो अपना सर हल्का सा उठाकर भरी हुई आंखों से आरांस को देखती है। उसकी वजह से इतना सब हो गया, लेकिन आरांस ने उसे इन सब के बारे में एक शब्द नहीं कहा। वो अपनी गलती के लिए उससे माफी मांगता रहा। उसने अपने स्वाभिमान को कब इतना बड़ा कर लिया कि उसके लिए इतनी जिंदगियां छोटी हो गईं। उसे उस दिन कही कृति की बात याद आई, जब तक बात तेरे स्वाभिमान की है तब तक ठीक है, लेकिन इसे ईगो पर ना आने देना। ईगो कभी किसी के सामने झुकने की इजाजत नहीं देता, चाहे हम गलत ही क्यों ना हो। स्वाभिमान सही है, लेकिन हर चीज की अति बुरी ही साबित होती है। ध्वनि ये सब सोचने पर मजबूर हो गई। क्या उसने अपनी नाराजगी स्वाभिमान से बहुत बड़ी कर ली थी? क्योंकि शिवानी जी ने उससे सच सामने आते ही माफी मांग ली थी। ध्वनि के मन में उनके लिए कोई गुस्सा या नाराजगी मौजूद भी नहीं थी। जहाँ जिन नौकरों और लोगों के सामने अनास ने उसके स्वाभिमान को आहत किया था, वहाँ उन्हीं लोगों के बीच वो माफी मांगने को तैयार था। ध्वनि सच्चाई जानकर हतप्रभ रह गई थी। इन सब के बाद उसकी दोस्त की जिंदगी भी बस उसके कारण रुकी हुई थी। अब याद आ रहा था उसे कृति का अपने हर रिश्ते को मना करना।
वो शादी नहीं करना चाहती थी क्योंकि वो अमित से प्यार करती थी, जिसे छोड़कर वो सिर्फ ध्वनि के लिए आई थी। उसी शाम ध्वनि कृति के साथ आरांस की बगल वाले वार्ड में मौजूद थी। तू अपने आप को क्या समझती है? ध्वनि कृति के सामने उसे गुस्से से घूरते हुए पूछती है। उसका ऐसा गुस्सा देखकर कृति डरी नहीं, बल्कि कंफ्यूज हो गई। वो सवालिया नजरों से उसके गुस्से भरे चेहरे को देखती है। क्या मतलब? अमित से प्यार करती है? क्या? कृति चौंक गई। करती है या नहीं? ध्वनि की आवाज ऊंची हुई। हाँ हाँ। कृति घबरा गई। भाई, आज से पहले उसने उसे इतने गुस्से में कभी नहीं देखा था। उसने क्या, उसके खुद के घर वालों ने कभी उसे ऐसे रूप में नहीं देखा होगा। उसकी यहाँ सुनकर कृति फ्रस्ट्रेशन में अपना सर पकड़कर इधर उधर देखने लगी, मानो अपना बेहिसाब गुस्सा अंदर जब्त करने की कोशिश कर रही हो। वरना कृति को महादेव के तो नहीं, लेकिन उसके रौद्र रूप के दर्शन जरूर हो जाते। ध्वनि, क्या हो रहा है तुझे? कृति अपना थूक गटकते हुए बोली। अब उसे ध्वनि के साथ इस अकेले कमरे में डर लग रहा था। गुस्सा गुस्सा आ रहा है तुझ पर। इतना गुस्सा कि मन कर रहा है तुझे कूट कूट कर तेरी चटनी बना दूं। तू क्या पागल है? तेरे पास दिमाग नाम की चीज है कि नहीं? तू मुझे कहती थी इमोशंस में बह जाती हूँ, और खुद क्या किया? ध्वनि अपना गुस्सा अब तक कंट्रोल कर चुकी थी, लेकिन उसकी आवाज अब भी ऊंची थी। कृति समझ रही थी कि वो ये सब किस लिए कह रही है। तुझे किसने बताया ये सब? कृति भौहें उचकाकर पूछती है। क्यों? तुझे क्या करना है जानकर? जो बात सबसे पहले मुझे पता चलनी चाहिए थी, वो बात सबसे आखिर में पता चली है, वो भी किसी और से। तू मुझे अपना दोस्त नहीं मानती ना, इसलिए नहीं बताया ना तूने। ध्वनि के लहजे में नाराजगी साफ झलक रही थी। कृति अपना सरनामे हिलाते हुए परेशान सी कहती है। नहीं मेरी जान, ऐसी बात नहीं है। तू मेरी इकलौती ऐसी दोस्त है जिसके लिए मैं कुछ भी कर सकती हूँ, इसलिए मेरे लिए अपने प्यार को छोड़कर आ गई ना। ध्वनि की आंखों में नमी तैर गई। कृति शांति से उसे देखने लगी। नहीं करना चाहिए था तुझे ऐसा। तू मेरी वजह से इतने सालों से तकलीफ में है, और मुझे इस बारे में पता तक नहीं। मैंने तुझसे अपनी हर बात शेयर की, लेकिन तूने तूने मुझे इस लायक समझा ही नहीं। ध्वनि वही सोफे पर ठगी सी बैठ गई। कृति उसके पास घुटनों के बल बैठते हुए उसका हाथ अपने हाथ में लेकर कहती है। तू मेरी बेइज्जती है ध्वनि। मैं तुझे बताना चाहती थी, लेकिन तब तक हालात बिगड़ चुके थे। तू वो शहर छोड़ कर जाना चाहती थी। ऐसे में मैं तेरे समझौते की वजह नहीं बनना चाहती थी। अगर उस वक्त मैं अमित के साथ शादी कर भी लेती ना, फिर भी कभी खुश नहीं रह पाती। वो घर जहाँ तुझे इतना जलील किया गया हो, जहाँ तूने इतना दर्द तकलीफ सहा हो, उस घर की हवाओं में मैं कैसे सांस ले पाती? वो घर हमेशा मुझे तेरा दर्द याद दिलाता है। तुझे क्या लगता है मैंने अपनी जिंदगी का इतना बड़ा फैसला करने से पहले सोचा नहीं होगा? बहुत सोचा था मैंने, लेकिन मुझे इसका कोई सॉल्यूशन नहीं दिखा, सिवाय इसके कि मैं भी सब कुछ छोड़कर तेरे साथ अपनी दोस्ती निभाते हुए चली जाऊं। हमारी दोस्ती 10 साल पुरानी है ध्वनि। वो 2 महीने के प्यार पर बहुत भारी है। इन सब में बस मुझे एक अफसोस था कि मैंने अमित के साथ गलत किया, लेकिन मेरे पास कोई और रास्ता भी नहीं था। अगर तेरी जगह मैं होती तो तू क्या मेरा साथ नहीं देती? जब हम यहाँ आ गए, तब मैं तुझे इस बारे में बताकर गिल्ट में कैसे डालती? ध्वनि की आंखें बरस रही थी। कृति का भी यही हाल था। दोस्त शब्द तो छोटा होता है, लेकिन हमेशा हर रिश्ते से बड़ा है, बशर्ते दोस्त सही होना चाहिए। मैं बहुत लकी हूँ कृति, तुझ जैसा दोस्त पाना सौभाग्य की बात होती है। ध्वनि उसके गले लग गई। कृति ने भी उसे अपनी बाहों में भर लिया। कृति अपने आंसू पोंछकर अपने अवतार में आते हुए बोली। अब बस भी कर, मुझे भगवान बनाने की जरूरत नहीं है। ध्वनि उससे अलग होकर मुस्कुराते बोली। नहीं, तुझे भगवान बना दूंगी तो तेरे जैसा दोस्त फिर कहाँ मिलेगा मुझे? हाँ राइट। वैसे ध्वनि, तुझे आज पहली बार इतने गुस्से में देखा है। तेरा ऐसा गुस्सा तो मैंने पहले कभी नहीं देखा। जीजू का रंग तुझ पर अच्छे से चढ़ रहा है। वो उसके कंधे को अपने कंधे से धकेलते हुए मजाकिया लहजे में बोली। ध्वनि उसे घूरती है। फिर से देखना है वैसा गुस्सा? ना, नो नेवर। कृति झट से अपने हाथ खड़े करते हुए बोली। वो दोनों हंसकर वापस एक दूसरे को हक करती हैं। ध्वनि हल्की सी स्माइल लिए कहती है। तूने बहुत दोस्ती निभा ली, अब अपने बारे में सोच। हाँ, अभी तो जैसा चल रहा है वैसा चलने दे। कृति कुछ सोचते हुए बोली। वो चाहती थी कि पहले ध्वनि आराज को दिल से माफ कर दे, लेकिन अगर ये बात उसे बताती तो ध्वनि पर प्रेशर बनता, इसलिए उसने उसे ये बात नहीं बताई।
कितना इंतजार और करवाएगी बेचारे से? ध्वनि से हिलाकर बोली। अरे करने दे इंतजार, किसी महापुरुष ने कहा है सब्र का फल मीठा होता है। कृति इतराते हुए बोली। पता नहीं उसने तुझे कैसे पसंद कर लिया, दुनिया में लड़कियों की कमी थी क्या? ध्वनि की बात पर कृति का मुंह बन गया। तू अपनी इकलौती दोस्त को ऐसे कैसे बोल सकती है? देख, मैं कुछ नहीं जानती। पहले मिस्टर राजवंशी को होश आ जाए, वो थोड़े ठीक हो जाएं, फिर मैं उनसे तुम दोनों के बारे में बात करने वाली हूँ। ध्वनि अपना फैसला सुनाते हुए बोली। हाँ हाँ, कर लियो बात। फिलहाल तो बाहर चलते हैं, वरना जिस तरह तू मुझे घसीटते हुए बाहर से लाई थी, सबकी नजरें इसी दरवाजे पर टिकी होगी। मेरा बेबी यही सोच रहा होगा कि वो शादी से पहले विधवा ना हो जाए। कृति अपनी आदतन बोली। ए, ऐसी अशुभ बातें नहीं करते। ध्वनि उसे आंखें दिखाते हुए बोली। अच्छा बाबा, अब चल भी। कृति उसका हाथ खींचते हुए बोली। उन्होंने दरवाजा खोला। कृति के कहे अनुसार धीर, राशि, अमित तीनों इसी ओर देख रहे थे। विवेक निधि के साथ आरांस के बाड़ में था। क्या हुआ दीदी, आप इन्हें इतने गुस्से में क्यों ले गई थी? राशि उन दोनों को देखते हुए सवाल करती है। कृति ध्वनि के गले में अपनी बाहें फंसाते हुए बोली। कुछ नहीं, इसे मुझसे कुछ सीक्रेट बात करनी थी। ध्वनि उसका हाथ अपने गले से निकालते हुए बोली। कौन सा सीक्रेट? मैं इससे गुस्सा थी, बात करने ले गई थी। हाँ, वो तो देखकर ही पता चल रहा था, लेकिन बात क्या हुई? क्यों गुस्सा थी आप? अमित के माथे पर बल पड़ गए। तुम दोनों की वजह से। ध्वनि अमित को घूरते हुए बोली। हमारी वजह से? अमित कंफ्यूज हो गया। कब तक छिपाने वाले थे? ध्वनि हाथ बांधकर उसे गुस्से से घूरते हुए पूछती है। ध्वनि, अभी बात करनी जरूरी है क्या? कृति उसे टोकते हुए बोली। हाँ, तो अब तू क्या चाहती है? दादी बनने की उम्र में शादी करेगी क्या? ध्वनि तंजिया लहजे में बोली। उन दोनों की बातों से अब अमित को कुछ कुछ समझ आने लगा था। ध्वनि वापस अमित की तरफ देखकर पूछती है। इसका तो समझ आता है, लेकिन तुमने क्यों नहीं बताया? वो भाभी, मैं बताने वाला था, लेकिन हिम्मत ही नहीं हुई। वो अटकते हुए अपनी बात पूरी करता है। तुम दोनों को मैं अब क्या ही बोलूं? ध्वनि ने अफसोस में अपना सिर हिलाया। राशि को जब सारी बात समझ आई, तो वो चहकते हुए कृति का हाथ पकड़ते हुए कहती है। वाह, मतलब मेरी दूसरी भाभी आप हैं? मैं बता नहीं सकती कितनी खुश हूँ। आपको कोई और नहीं मिला क्या? पता नहीं इस घर के लड़के में आपने क्या देखा? धीर कृति को देखते हुए मुंह बना लेता है। तू मुझे क्या बोल रहा है? तूने खुद उस घर की लड़की से शादी की है, तू भी तो किसी और को ढूंढ सकता था। कृति भौहें चढ़ाकर बोली। धीर कंधे उचकाते हुए निधि के पास चला गया। इस तरफ राशि अपनी खुशी जाहिर कर रही थी। फ्लैशबैक एंड। गिलास के गिरने की आवाज से ध्वनि की नींद खुली। उसकी नज़र बेड की तरफ गई। आरांस जाग चुका था और शायद पानी लेने की कोशिश कर रहा था, लेकिन ले नहीं पाया। उससे पहले ही कांच का गिलास नीचे गिरकर टूट गया। वो तुरंत हड़बड़ाकर उठी और उसके करीब आई। क्या कर रहे हैं आप? कुछ चाहिए था तो बोल देते, मैं यहीं थी। तुम सो रही थी बीबी? हाँ, तो सो ही रही थी ना, मर तो नहीं रही थी। ध्वनि आई रोल करते हुए बोली। बीबी, आरांस हल्का चीखा। उसे शायद ध्वनि का ये कहना पसंद नहीं आया, लेकिन ध्वनि ने उसकी चीख पर खींचकर कहा। क्या है, रुकिए आप, पहले मुझे नर्स से पूछने दीजिए कि आप पानी पी सकते हैं या नहीं। ध्वनि अपनी बात कहकर तुरंत बाट से बाहर निकली। कुछ देर बाद वो एक गिलास हाथ में पकड़े आई। आप पानी पी सकते हैं। वो जग से पानी निकाल कर टेबल पर रखती है। वहाँ क्यों रखी? मुझे पानी दो। आराम से उसे पानी टेबल पर रखता देखकर बोला। ऐसे लेटे हुए पियेंगे? नर्स आ रही है, उसकी हेल्प से आप अच्छे से बैठ जाएं, फिर पी लीजिएगा। उसकी बात पर आरांस चुपचाप नर्स की राह देखने लगा। कुछ ही देर में नर्स आई। उसके साथ एक साफ सफाई करने वाला स्टाफ भी आया। वो टूटा गिलास उठाने में लग गया। इधर ध्वनि आरांस को नर्स की मदद से बेड से टेक लगाकर बैठा देती है, जिसके बाद नर्स और वो आदमी चले गए। ध्वनि आरांस की तरफ पानी का गिलास बढ़ाती है। आरांस पानी पीकर अपनी प्यास बुझाता है। उसके हाथ भी फिलहाल आजाद थे। अब पानी या खून चढ़ाने की जरूरत नहीं थी। ध्वनि वहीं खड़ी रही। पूरे वार्ड में खामोशी थी, जिसे तोड़ते हुए आरांस कहता है। तुम अब तक यहाँ क्या कर रही हो? आपको दिख नहीं रहा? ध्वनि उखड़े लहजे में बोली। घर क्यों नहीं गई? आरांस उसकी बात को पूरी तरह इग्नोर करते हुए अपना अगला सवाल करता है। मेरा मन नहीं था, ध्वनि लापरवाही से बोली। तुम मेरी इतनी केयर क्यों कर रही हो?
आरास वापस से सवाल करता है। क्योंकि आप नीवी के डैड हैं। ध्वनि उसकी आंखों में देखते हुए बोली। बस उसका डैड हूँ इसलिए? तुम्हारा हस्बैंड हूँ इसलिए नहीं? आरास भौहें उचकाता है। नहीं है आप मेरे हस्बैंड, ध्वनि पूरी दृढ़ता से कहती है। ओह, तो तुम्हारा मतलब तुम मुझे अपना हस्बैंड नहीं मानती, राइट? आरास हल्का मुस्कुराया। हाँ, ध्वनि बिना एक पल भी देरी के अपना सिर हिलाकर जवाब देती है। फिर वो ध्वनि की कलाई पकड़ हल्का सा अपनी ओर करता है और एकदम से उसके लंबे बालों को समेट कर बांधा गया जूड़ा खोल देता है, जिससे ध्वनि ने जो आगे की तरफ डिजाइन बनाया था वो खुल गया। उसकी मांग में भरा लाल सिंदूर अपनी आभा के साथ चमकने लगा। हालांकि सिंदूर काफी अंदर था और हल्का सा ही लगाया था, लेकिन फिर भी वो चमक रहा था। आरास उसे देखकर बिनिंग स्माइल करता है। वही ध्वनि एकदम से हड़बड़ा गई। वो आराम से हाथ छुड़ाकर अपने बाल जल्दी जल्दी ठीक करने लगती है। तभी आरास की आवाज़ उसके कानों में गई। अब कोई फायदा नहीं है बीबी। ध्वनि उसकी तरफ देखती है। आरास उसके गले की तरफ इशारा करते हुए कहता है। तुम चाहो तो अपना छिपाया मंगलसूत्र भी निकाल सकती हो। आप आपको कैसे? ध्वनि अविश्वास भरे लहजे में पूछती है। उसने आरास की नज़रों से इन दोनों चीज़ों को छिपाने के लिए बहुत ज़्यादा मेहनत की थी। आरास घमंड भरी मुस्कुराहट लिए बोला। बीबी, ए यार हूँ मैं। यूं ही इतना बड़ा बिजनेसमैन नहीं बन गया। दिमाग के साथ साथ आंखें भी बहुत तेज है मेरी। मैंने तो जब पहली बार तुम्हें देखा था उसी वक्त तुम्हारे बालों में छिपा सिंदूर मुझे दिख गया था। अब जाहिर सी बात है, जब सिंदूर लगा रखा है तो मंगलसूत्र कैसे निकाल दोगी? है ना माई डियर बीबी? आरास की बात सुनकर ध्वनि हतप्रत रह गई। उसने वाकई आरास को कम आंका था। व्हाट हैपेंड? आप बताओ। जब नहीं मानती शादी तो क्यों इतने सालों में आगे नहीं बढ़ी? क्यों इनको खुद से अलग नहीं किया? अब झूठ बोलने की कोशिश भी मत करना बीबी। आरास धमकी भरे लहजे में बोला। लेकिन ध्वनि की किस्मत अच्छी थी कि उसी वक्त बाट का दरवाजा खुला। निधि विवेक के साथ अंदर आई। ध्वनि तुरंत नीचे गिरा अपना क्लेचर उठाकर वापस से सिंदूर छिपाते हुए बालों को समेटकर जूड़े में बांध लेती है। एक बार फिर आरांस के सवालों के जवाब मिलते मिलते रह गए। नीवी आरांस को जगह देखकर आंखों में चमक लिए उसके पास दौड़ते हुए आई। डैड, आप कैसे हैं? कितना सोते हैं आप? आरांस नीवी का सर सहलाते हुए मुस्कुराकर कहता है। सॉरी प्रिंसेस, अब से कभी इतना नहीं सोऊंगा। नीवी मुस्कुराकर बेड पर चढ़ने की कोशिश करती है, लेकिन वो बेड उसकी पहुंच से बाहर था। नीवी के ऊपर चढ़ने की कोशिश देखकर आरांस विवेक को देखता है। उसका इशारा समझकर विवेक नीवी को उठाकर ऊपर चढ़ा देता है। नीवी आरांस की बंधी पट्टी देखकर उदास हो गई। आपको दर्द हो रहा होगा ना? आरांस उसका उदास चेहरा देखकर अपना सरनामे हिलाकर कहता है। मेरी प्रिंसेस एक बार मुस्कुरा देगी तो सारा दर्द अपने आप गायब हो जाएगा। सच्ची? नीवी चौंकते हुए पूछती है। हाँ, आराम से रिलाकर कहता है। उसकी बात पर नीवी लंबी सी प्यारी सी मुस्कुराहट अपने होठों पर बिखेर कर कहती है। अब दर्द गायब हो गया ना? हाँ बिल्कुल, आ जाओ। आराम से उसकी मुस्कुराहट देखकर उसे अपनी ओर आने का इशारा करता है। नीवी लेफ्ट साइड बैठकर उसके सीने से लग गई। विवेक दोनों को देखकर मुस्कुरा रहा था। उन दोनों को देखकर मुस्कुरा तो ध्वनि भी रही थी, लेकिन उसका ध्यान अब भी आरांस के सवाल पर ही था। भले ही वो इस वक्त बच गई, लेकिन वो जानती थी कि आरांस उससे जवाब लेकर ही रहेगा। इस वक्त आरांस अपने बाट के अंदर सोफे पर बैठा हुआ था। उसके सामने विवेक, अमित और सेरा खड़े थे। आज आरांस को डिस्चार्ज मिलने वाला था, तो ध्वनि डॉक्टर से बात करने गई थी। भाई, जिसने भी आप पर गोली चलाई है उसे आपकी लोकेशन पता थी। मतलब खतरा भाभी और बाकी सब पर भी है। अमित के माथे पर बल बढ़ गए। आरांस उसकी बात सुनकर सर्द लहजे में कहता है। यार किसी खतरे से नहीं डरता। सेरा की तरफ देखते हुए, बिना किसी की नज़र में आए उन सबकी सिक्योरिटी का ध्यान रखो। यस बॉस, सेरा सर झुकाकर कहता है। ये सब तो ठीक है, लेकिन हम पता कैसे करें कि आखिर गोली चलवाई किसने? जब तक दुश्मन अनजान रहेगा तब तक खतरनाक रहेगा। विवेक पूरे सीरियसनेस के साथ कहता है। वो मैं देख लूंगा। आराज कुछ सोचते हुए बोला। मुंबई? क्या बॉस? एक काम खत्म नहीं होता आप दूसरा दे देते हो। पिछले 4 सालों से मैंने किसी और का काम नहीं किया है। रात के 10 बजे सैम मुंबई की सुनसान सड़क पर एक हाथ पॉकेट में डाले और दूसरे हाथ से फोन कान पर लगाए
पूरा सड़क खुद का समझकर चल रहा था। मेरे पास फालतू बातों का टाइम नहीं है। जितना कहा है उतना करो। जल्द से जल्द मुझे उसका नाम चाहिए जिसने मुझ पर गोली चलाने की जुर्रत की है। ओके बॉस, जैसा आप कहें, सैम से रिलाकर बोला। तभी अचानक उसके बगल से एक गुलाबी रंग की स्कूटी लड़खड़ाते हुए गुजरी। जब तक वो कुछ समझ पाता तब तक वो स्कूटी सामने एक बड़े से पेड़ से टकरा चुकी थी। हे, सैम चीखा। वो हड़बड़ी में सामने वाले से कहता है, बॉस मैं बाद में बात करता हूँ, यहाँ किसी का एक्सीडेंट हो गया है। फोन को अपनी जेब के हवाले कर वो भागते हुए उस इंसान की तरफ आया। सैम ने देखा वो कोई लड़की थी जो नीचे गिरी हुई थी। वो पहले गिरी हुई स्कूटी को उठाता है, फिर लड़की को उठने में मदद करता है। आप ठीक तो हैं? वो एक्सीडेंट कुछ ज़्यादा बड़ी नहीं थी, क्योंकि स्कूटी तेज स्पीड में नहीं थी। वो स्कूटी पेड़ से टकराकर नीचे गिरी और साथ ही उस पर बैठी लड़की भी। हालांकि ना स्कूटी को कुछ हुआ और ना ही लड़की को। जरा सी खरोंच आई। वो लड़की अपना हेलमेट निकालकर बालों को झटकती है। सैम को अब उसका चेहरा दिख रहा था। कुछ पल के लिए वो उसे देखकर स्थिर रह गया। वो लड़की अपने कपड़ों से गंदा झाड़कर अब सैम की तरफ अपना रुख करती है। उसे देखकर उसकी भी आंखें बड़ी हो गईं। वाह! उसके शब्द से सैम की तंद्रा टूटी। वो हड़बड़ाकर, क्या? आप तो बड़े हैंडसम हैं, बिल्कुल किसी हीरो की तरह। वो लड़की एक्साइटेड होते हुए बोली। उसे देखकर ऐसा बिल्कुल भी नहीं लग रहा था कि अभी अभी उसी का एक्सीडेंट हुआ है। भले ही छोटा सा सही, लेकिन हुआ था। अभी उसकी जगह कोई और लड़की होती तो घबराई हुई दिखती। सैम उसकी बात पर आंखें बड़ी करते हुए कहता है, आप किसी भी अनजान इंसान से ऐसे ही बात करती हैं? नहीं, ये स्पेशल ट्रीटमेंट सिर्फ हैंडसम लड़कों के लिए। वो चहकते हुए बोली। सैम अविश्वास भरी नजरों से उसे देखते हुए अपना सिर हिलाकर कहता है, अनबिलीवेबल, मैं ऐसी ही हूँ। वो लड़की सैम के शब्दों को अपनी तारीफ समझते हुए खुशी भरे लहजे में बोली। उसकी बातों को सुनकर सैम का सर चकरा रहा था। आखिर कोई लड़की इतनी रात को किसी अनजान इंसान से ऐसे इतनी फ्रेंडली कैसे बात कर सकती है? वो अपना सर झटक कर पूछता है, मिस? मिस नहीं, मिश्री। मिश्री नाम है मेरा। वो लड़की उसे बीच में टोकते हुए बोली। मिश्री? सैम खुद में उसका नाम बुदबुदाया, फिर जबरदस्ती की स्माइल करते हुए कहता है, काफी मीठा नाम है ना? मेरी मम्मी ने रखा है। उनका बस एक यही काम तो मुझे पसंद आया। मिश्री चहकते हुए बोली। उसकी बात सुनकर सैम की आंखें बाहर आने को थीं। आखिर कोई लड़की अपनी माँ के बारे में ऐसा कैसे बोल सकती है? मिश्री जी, आप ठीक हैं? आपको कहीं लगी तो नहीं? सैम कंसर्न लहजे में पूछता है। नहीं, मैं एकदम ठीक हूँ। आपकी स्कूटी इस तरह कैसे ठुक गई? आपने ड्रिंक तो नहीं किया है ना? हाँ, ड्रिंक किया है ना, लेकिन इतना नहीं कि अपनी प्यारी पिंकी को चोट पहुंचा दूं। वो तो रास्ते में पड़े पत्थर पर मेरी पिंकी का टायर चला गया और साथ ही मेरा बैलेंस भी, इसलिए ऐसे ठुक गई। मिस्री पत्थर को देखते हुए मुंह सिकोड़कर बोली। उसकी ये बच्चों जैसी हरकत देखकर सैम से रिलाकर पत्थर की ओर देखता है। वो तुरंत जाकर उस पत्थर को साइड में रख देता है, फिर वापस मिस्री के पास आता है। आप अपने आप घर जा सकती हैं, मतलब ड्रिंक की वजह से आप पक्का वापस नहीं टूकेंगी? वो ड्रिंक है। ये सुनकर सैम को उसकी थोड़ी टेंशन हो रही थी। मिस्री उसकी बात पर मुस्कुराते हुए कहती है, मैंने कहा ना, बस थोड़ा सा पिया है। वो आज मेरी जॉब का पहला दिन था ना, फ्रेंड्स ने पार्टी मांगी थी। भाई, वैसा अब थोड़ा सा हो गया। मुझ पर जरा भी नशा नहीं चढ़ा है। ओके, फिर आप जाइए। वैसे भी रात बहुत हो गई है। इस तरह सुनसान सड़क पर रुकना आपके लिए ठीक नहीं है। सैम हल्की सी मुस्कुराहट लिए बोला। आप यहाँ अकेले क्या कर रहे हैं? आपको अगर कहीं जाना है तो मैं ड्रॉप कर सकती हूँ। नो थैंक्स, आप जाइए, सैम मना करते हुए बोला। मैं समझ गई, मैं स्कूटी चलाऊंगी और आप मेरे पीछे बैठेंगे तो आपको शर्म आएगी, है ना? कोई बात नहीं, आप चला लीजिए, मैं पीछे बैठ जाऊंगी, क्योंकि आपके पास तो कोई बाइक वगैरह भी नहीं दिख रही है। इधर कोई ऑटो या लिफ्ट मिलेगी नहीं। मिस्री अपना दिमाग दौड़ाते हुए बोली। उसकी बात सुनकर सैम अपना सर नामे हिलाते हुए बोला, नहीं मिस्री जी, ऐसी कोई बात नहीं है। आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। आप जाइए, मैं चला जाऊंगा। आपने मेरी इतनी हेल्प की है, प्लीज़ मुझे इतना तो करने दीजिए, मिस्री रिक्वेस्टिंग टोन में बोली। सैम उसका प्यारा सा चेहरा देखकर सोच में पड़ गया। उसे इस तरह सोचता देखकर वो अपना चेहरा थोड़ा और बनाते हुए बोली, प्लीज प्लीज प्लीज। आखिर में सैम उसकी क्यूट सी शक्ल के आगे हार गया। ओके चलिए। उसकी यहाँ सुनकर मिस्री की आंखें खुशी से चमक उठी, मानो उसने शादी के लिए हाँ कहा हो।
मिस्री तुरंत अपनी स्कूटी वापस सड़क पर लाती है। सैम उससे चाबी लेते हुए कहता है, लाइए मैं चलाता हूँ। लेकिन शर्म आएगी इसलिए नहीं, आपने ड्रिंक की है इस वजह से। ओके, मिस्री कंधे उचकाते हुए उसे चाबी दे देती है। मुंबई की सुनसान सड़कों पर ठंडी हवाओं के बीच सैम मिस्री के साथ स्कूटी राइड ले रहा था। मिस्री पीछे सैम के दोनों कंधों पर अपने हाथ रखकर बैठी थी। सैम को यह सब बहुत अजीब लग रहा था। हालांकि उसने आज से पहले बहुतों के साथ नाइट स्पेंड किया था, लेकिन कभी इस तरह से किसी लड़की के साथ नहीं रहा था। मिस्री वो पहली लड़की थी जिसके साथ वो ऐसे बैठा हुआ था। ये भी उसकी मर्जी नहीं थी, ये बस उसकी इंसानियत थी। इतनी रात गए उसे एक अकेली लड़की को अकेले छोड़ना सही नहीं लगा। वो भले ही प्ले बॉय टाइप का लड़का था, लेकिन कभी किसी लड़की को बिना उसकी मर्जी के टच भी नहीं किया था। अलग अलग लड़कियों के साथ नाइट स्पेंड करने में उसे भी कोई खास मजा नहीं आता था, लेकिन शरीर की कुछ ज़रूरत थी और वो शादी करके घर बसाना नहीं चाहता था। इसलिए यही उसके पास बस लास्ट ऑप्शन था। वैसे आपने बताया नहीं, आप इतनी रात को अकेले वहाँ क्या कर रहे थे? बस टहल रहा था। आपको नहीं बताना तो मत बताइए, लेकिन ऐसे बकवास बहाने बनाने की ज़रूरत नहीं है। इतनी रात को अकेले घर से इतनी दूर कोई टहलता है क्या? मिस्री अजीबोगरीब चेहरे बनाते हुए बोली। उसकी बात पर सैम चुप रहा, लेकिन कुछ ही देर बाद मिस्री वापस से उससे सवाल करती है, वैसे आप क्या काम करते हैं? एआर इंडस्ट्री में जॉब करता हूँ। वाह, मेरी भी जॉब वहीं लगी है। आप कौन से डिपार्टमेंट में हैं? अब तो हम रोज मिल सकते हैं, मिस्री चहकते हुए बोली। उसकी बात सुनकर सैम हड़बड़ा गया। अब वो उसे क्या बताए? उसे पहले पता होता कि इस बोर्ड बोली लड़की की जॉब वहीं लगी है तो वो कहीं और का नाम ले लेता, लेकिन अब पछताए होत क्या जब चिड़िया चुग गई खेत। सैम कुछ सोचते हुए कहता है, नहीं हम नहीं मिल सकते। क्यों? क्यों नहीं मिल सकते? मैं आपको अच्छी नहीं लगी क्या? क्या मेरा बोलना आपको पसंद नहीं आ रहा? मिस्री अपने बड़बोलेपन में उदास सा मुंह बनाए बोलती रही। हे देवा, ये लड़की है कि आफत, वो मनी मन चिढ़कर बोला। फिर मिस्री को टोकते हुए बोलता है, मिस्री जी आप बहुत अच्छी हैं। मैं तो बस इसलिए बोल रहा था क्योंकि मैं यहाँ रहता ही नहीं हूँ। आपने अभी ही कहा कि आप एआर इंडस्ट्री में काम करते हैं। मिस्री कंफ्यूज एक्सप्रेशन लिए बोली, हाँ लेकिन एआर इंडस्ट्री की एक ही ब्रांच तो नहीं है ना, उसकी अलग अलग जगह बहुत से शहरों में और देशों में भी ब्रांच है। तो आप कोई और शहर में जॉब करते हैं? हाँ, वो डरते हुए बोला, क्योंकि उसे नहीं पता था कि ये लड़की अब कौन से सवाल खड़े कर देगी। ओह, वो अपने होंठ गोल करते हुए बोली, फिर आप यहाँ क्या कर रहे हैं? ये मेरा होम टाउन है। अब अपने शहर आने के लिए किसी काम की ज़रूरत थोड़ी है। सैम नहीं जानता था कि वो मिस्री का दिल अपनी बातों से जीतता जा रहा था। उसे नहीं पता था कि लड़कियों को कौन सी बातें नापसंद हैं और कौन सी बातें उनका दिल जीत लेती हैं। वो तो बस बहाने बना रहा था, क्योंकि जिन लड़कियों से वो विदेश में या यहाँ भी मिलता था, वो तो बस दो बोल तारीफ के सुनते ही उसके साथ सोने को रेडी हो जाती थी। कई ऑफर तो उसके पास खुद चलकर आते थे। मिस्री उसकी बात सुनकर गहरी मुस्कुराहट लिए पूछती है, तो यहाँ आपका परिवार रहता है? उसके सवाल पर सैम कुछ पल शांत रहा, फिर शांत लहजे में बोला, मेरा कोई परिवार नहीं है। बाबा की मौत मेरे जन्म से पहले ही हो गई और जब मैं 8 साल का था तब आई छोड़कर चली गई। ओह, आई एम सॉरी, मेरी वजह से आपको दुख हुआ। मिस्री के लहजे में कुछ उदासी झलकी। अरे नहीं, अब सच्चाई में दुख कैसा, जो सच है सो है। सैम उसके लहजे में उदासी भांप कर मुस्कुराने की कोशिश करते हुए बोला, उस वक्त तो आप बच्चे थे, फिर आप कैसे पढ़े? किसी फैमिली मेंबर ने मदद की? जब आपके पास कुछ ना हो तो कोई आपकी तरफ देखना भी पसंद नहीं करता। मेरी आई या बाबा के घरों के लोगों ने तो मेरा आज तक हालचाल जानने की भी कोशिश नहीं की। हाँ, मिस्री कुछ नहीं बोली। कुछ देर की शांति के बाद मिस्री बोली, वैसे आप मुझे अपना नंबर दे सकते हैं क्या? मतलब हम अब फ्रेंड हुए ना तो? सैम उसकी बात समझते हुए मुस्कुराकर बोला, सॉरी बट हम अभी भी स्ट्रेंजर ही हैं। सैम ने स्कूटी एक घर के आगे रोकी। मिस्री ने ध्यान दिया, तो ये तो वो घर है जहाँ वो रहती है। आप मुझे यहाँ क्यों लाए? मैंने आपको मुझे ड्रॉप करने नहीं कहा था, मैंने तो आपको लिफ्ट दिया था। मिसी स्कूटी से उतरते हुए बोली। सैम स्कूटी से उतरा और चाबी उसके आगे करते हुए बोला, मैं बस आपके साथ इसलिए आया क्योंकि आप अकेली थी। अब अगर मैं अपने घर जाता तो वहां से आपको फिर अकेले आना पड़ता,
इसलिए आप अब घर जाइए और मेरी फिक्र मत कीजिए। मुझे आपको पहले अपना एड्रेस बताना ही नहीं चाहिए था, वो पैर पटकते हुए बोली। लेकिन अब कुछ नहीं हो सकता, सैम कंधे उचकाते हुए बोला। मिसी उसके हाथों से चाबी लेते हुए बोली, आप सच में अपना नंबर नहीं देंगे? मैं बस आपसे दोस्ती करना चाहती हूँ। मैं आपसे दोस्ती या और कोई भी रिश्ता नहीं रखना चाहता। हम स्ट्रेंजर की तरह मिले और स्ट्रेंजर की तरह ही अलग रास्तों पर रहें तो अच्छा है। हम फिर कब मिलेंगे? कभी नहीं। अगर मिल गए तो आपको अपना नंबर भी देना होगा और अपना नाम भी बताना होगा। हम नहीं मिलेंगे। इतना विश्वास है तो फिर प्रॉमिस कीजिए मिस्टर स्ट्रेंजर, अगर हम दोबारा मिले तो आप अपना नंबर भी मुझे देंगे और नाम भी बताएंगे। ओके बाय। मैं भगवान से प्रे करूंगी कि हम जल्दी मिलें। वो मुस्कुराते हुए बोली। और मैं प्रार्थना करूंगा कि हम कभी ना मिलें। देखते हैं भगवान किसकी सुनते हैं, वो इतराते हुए बोली। सैम सिर हिलाकर वहां से आगे बढ़ गया। उसने पलटकर एक बार भी नहीं देखा, लेकिन मिस्री उसे तब तक देखती रही जब तक वो उसकी आंखों से ओझल ना हो गया। आप बहुत अच्छे हैं मिस्टर स्ट्रेंजर, बहुत हैंडसम भी हैं। देखना महादेव हमें जल्दी मिलाएंगे, उसके बाद मैं आपको छोड़ने वाली नहीं। वो खुद में मुस्कुराते हुए बड़बड़ा रही थी। तभी उस घर के ऊपर वाली खिड़की पर खड़ी लड़की उसे आवाज देते हुए बोली, हे मिस्री, वहीं सोने का इरादा है क्या? मिस्री पीछे पलटकर ऊपर देखते हुए कहती है, आ रही हूँ। वो अपनी स्कूटी पार करके दरवाजे पर आती है। तब तक वो लड़की दरवाजा खोल चुकी थी। कुछ देर बाद मिस्री नाइट सूट पहने उस लड़की के साथ बेड पर खोई सी बैठी हुई थी। वो लड़की उसकी पूरी कहानी सुनकर कहती है, तेरी मम्मी को पता चला ना कि तू उस लड़के के पीछे है तो वो तुझे घर से बाहर निकाल देंगी। हाँ तो उनके साथ उस घर में रहना कौन चाहता है? मिस्री मुंह लटका कर बोली। अच्छा चल छोड़, वो तो जब मिलेगा तब मिलेगा। अगले हफ्ते मेरे मम्मा पापा और भाई वापस आ रहे हैं। सॉरी, मगर तू जानती है ना, वो तुझे यहाँ रहने देने के लिए नहीं मानेंगे। कोई बात नहीं अमृता, मैं समझ सकती हूँ। तूने इतने दिनों तक मुझे अपने घर में रहने दिया, मेरी इतनी हेल्प की, उतना काफ़ी है। वैसे भी 2 महीने के ट्रायल के बाद मेरी जॉब कंफर्म हो जाएगी। फिर मैं कंपनी में एक फ्लैट के लिए एप्लीकेशन डाल दूंगी। हाँ लेकिन वो तो 2 महीने बाद है ना, तब तक कहाँ रहेगी? अभी एक हफ्ता है, कुछ सोच लेंगे। लेकिन फिलहाल अभी मुझे बहुत नींद आ रही है। हाँ हाँ समझ गई। तुझे अपने मिस्टर स्ट्रेंजर के सपने भी तो देखने होंगे। अमृता उसे छेड़ते हुए मजाकिया लहजे में बोली। अमृता, मिश्री उसे घूरती है। अमृता से हिलाकर लाइट बंद करके लेट गई। मिश्री भी उसके बगल में सैम के बारे में सोचकर मुस्कुराते हुए अपनी आंखें बंद कर लेती है। हॉस्पिटल से डिस्चार्ज हुए आरांस को एक हफ्ता और बीत गया था। इस बीच ध्वनि निधि के साथ उसकी देखभाल के लिए वहीं उसके पास ही रुकी थी। वो अपने घर नहीं गई थी। आरांस की रिकवरी धीमी थी, मगर ध्वनि की देखभाल में वो धीरे धीरे काफी बेहतर हो गया था। शाम का वक्त था। खिड़की से आती रोशनी कमरे में एक सुकून सा भर रही थी। आरांस भाई बेड से टेक लगाए अपनी ऑनलाइन मीटिंग अटेंड कर रहा था। वो यहीं से अपना ऑफिस वर्क मैनेज कर रहा था। कुछ आधे घंटे बाद उसकी मीटिंग खत्म हुई। वो लैपटॉप बंद कर साइड में रखकर अपनी आंखें बंद करता है। तभी ध्वनि अंदर आई। हो गई आपकी मीटिंग? हाँ, वो आंखें बंद किए ही जवाब देता है। ध्वनि उसकी दवाई और पानी का गिलास आगे करते हुए, आपकी दवाई। आराम से आंखें खोलता है। एक उचटती सी नजर उन लाल पीली गोलियों पर डालकर उसे देखते हुए कहता है, ना बीबी, ये दवाइयाँ सुबह शाम अब मुझसे टॉलरेट नहीं होंगी, बट ये मेडिसिन अभी आपके लिए ज़रूरी है। जब तक आप पूरी तरह ठीक नहीं हो जाते तब तक आप इसे नहीं छोड़ सकते। मैं कोई आम इंसान नहीं जिसे ठीक होने के लिए दवाइयों की ज़रूरत पड़े। मैं अपने आप ठीक हो जाऊंगा। इन्हें मुझसे दूर रखो, वो इरिटेट होते हुए बोला। ध्वनि उसकी बात सुनकर नामे से हिलाते हुए बोली, आप बिल्कुल निबी की तरह कर रहे हैं। भले ही आप आम नहीं खास हैं, लेकिन आखिर है तो इंसान ही ना। और इंसानों को ठीक होने के लिए इन्हीं गोलियों की जरूरत पड़ती है। आरा साई रोल करते हुए वो दवाइयाँ लेकर कहता है, फाइन। ध्वनि उसे दवाई खाता देखकर कहती है, जब दवाइयों से इतनी चिढ़ मचती है तो खुद को खतरे में डालते ही क्यों है? बीवी, तुम पहले ही इस बात पर कई बार झगड़ चुकी हो। मैंने कहा ना, मेरी लोकेशन किसी को पता नहीं थी। मेरे किसी दुश्मन ने पता लगाकर अपनी चाल चल दी। मुझे इस बात का कोई आइडिया नहीं था। आराम से उसे घूरते हुए बोला, ओह रियली? यार को ये आइडिया नहीं था कि उस पर कभी भी अटैक हो सकता है? वो सरकास्टिक वे में बोली। आरास दोनों भौहें चढ़ाकर उसे देखता है।
ध्वनि अपने हाथ बांध कर कहती है, आप हमेशा ऐसे लोगों से डील करते हैं। आपको लगता है आपकी ये झूठी दलील मुझे बहला सकती हैं? उसकी बात सुनकर आरांस की नज़रें सर्द हुई। कुछ सोचकर वो बेड से उठकर ध्वनि के सामने उसके करीब खड़े होकर कहता है, तुम्हें मेरी फिक्र हो रही है बीबी? ध्वनि उसकी बात पर अजीब सी सरकास्टिक हंसी की गूंज के साथ कहती है, मिस्टर राजवंशी, आई नो दैट यू आर वेरी स्मार्ट, बट आपको नहीं लगता बातों की जलेबी बनाने की ये तकनीक पुरानी हो गई? कुछ नया एंड मॉडर्न ट्राई कीजिए जो आपकी इमेज को भी सूट करे। उसकी बात सुनकर आरास के होंठों के कोने हल्के मुड़ गए। स्मार्ट बीबी? या मैं स्मार्ट तो हूँ लेकिन बीबी नहीं। खैर, अब आप बताएंगे? ध्वनि उसी लहजे में बोली। आरास अपनी दोनों हाथ पॉकेट में डालते हुए एटीट्यूड भरे लहजे में बोला, यू आर राइट, आई नो एवरीथिंग। और फिर भी आपने अपने आप को नहीं बचाया, क्यों? ध्वनि उसे गुस्से से घूरते हुए बोली, फॉर यू। आपको सब कुछ पता था। आपको पता था कि आप पर गोली चलने वाली है, फिर भी आपने उसे नहीं रोका। आपने अपनी जान खतरे में डाली, वो भी सिर्फ इसलिए ताकि आप मुझे अपने पास रख सके। आर यू मैड? आपको अगर कुछ हो जाता तो? ध्वनि का गुस्सा फूट पड़ा। उसे शक तो तभी हो गया था जब गोली चलने के बाद भी सब नॉर्मल ही थे। अमित और विवेक ने यहाँ होकर भी कोई एक्शन नहीं लिया था। वो तभी समझ गई थी कि बात कुछ और ही है। उसका गुस्सा देखकर आरास ने वापस से अपना पहले वाला सवाल दोहराया, तुम्हें मेरी फिक्र है बीबी? ध्वनि खा जाने वाली नजरों से आरांस को देखते हुए कहती है, आपको जो करना है कीजिए, मैं वापस अपने घर जा रही हूँ। वैसे भी आप ठीक हो ही गए हैं। ध्वनि गुस्से से पैर पटकते हुए वहां से जाने को पलटी ही थी कि तभी आरांस ने अचानक उसकी कलाई पकड़ उसे अपनी ओर खींचा और तुरंत झुककर उसे गोद में उठा लिया। हाँ, ध्वनि डर के मारे उसके गले में अपने दोनों हाथ लपेट लेती है। आप पागल हो गए हैं क्या? क्या कर रहे हैं? मुझे नीचे उतारिए। आपके घाव अभी ठीक नहीं हुए हैं। वो चीखते हुए बोली। उसकी नज़र आराज के सीने पर बंधी पट्टी पर ही थी, क्योंकि डॉक्टर ने उसे भारी चीजें उठाने से सख्त मना कर रखा था। मुझे अपने घाव की कोई टेंशन नहीं है। तुम्हें है तो पहले तुम मेरे सभी सवालों के जवाब सही सही दोगी, वरना मुझे पूरी रात तुम्हें इसी तरह गोद में उठाए घूमने में कोई दिक्कत नहीं है। आरास उसे बेफिक्री से देखते हुए बोला, आप ये गलत कर रहे हैं। आपको दर्द हो रहा होगा। प्लीज छोड़िए मुझे। ध्वनि फिकर भरे लहजे में कहती है, नो बीबी, वो क्या है ना कि तुम बहुत जिद्दी हो, इसलिए आसानी से जवाब तो दोगी नहीं, है ना? लेकिन यार भी अपनी जिद्दी बीबी को संभालना अच्छे से जानता है। आप? ध्वनि की नज़र उसकी पट्टी पर गई जो अब हल्की लाल होने लगी थी। उसकी आंखें डर के मारे फैल गईं। आपके घाव हरे हो गए, मुझे नीचे उतारिए। खून निकल रहा है, आपको दर्द हो रहा होगा। आरास उसकी बेचैनी देखता है। उसका दर्द तो ध्वनि की तड़प देखकर ही खत्म हो गया था। जब आपको चोट लगने पर आपसे ज्यादा दर्द आपकी बीवी को हो तो शायद सभी पतियों को ऐसा ही महसूस होता होगा। ध्वनि की आंखें नम हो गई थीं। आरास की पट्टी खून से धीरे धीरे भीग रही थी। उसकी लाख मिन्नतों के बाद भी जब आरांश टस से मस नहीं हुआ, तब वो तड़पते हुए कहती है, आप मुझे उतार दीजिए। आपको इतना दर्द सहने की जरूरत नहीं है। आपको जो पूछना है पूछ सकते हैं। आरांश हल्का मुस्कुराया। वो अपने कदम बेड की ओर बढ़ाता है। ध्वनि को अपने साथ ही लेकर पालती मारकर बैठ गया। ध्वनि अब भी उसकी गोद में ही थी। वो उठने का ट्राई करती है, लेकिन आरांश उसे उठने नहीं देता है। जिस पर ध्वनि परेशान सी कहती है, आपकी पट्टी बदलनी पड़ेगी। मैंने कहा ना, मैं दूंगी जवाब, बस अपनी पट्टी बदलने दीजिए। उसकी नम आंखें देखकर आरास उसे अपनी पकड़ से आजाद करता है। ध्वनि तुरंत उठकर फर्स्ट एड बॉक्स लाती है। उसमें पहले से ही उसकी जरूरत का सामान मौजूद था, क्योंकि ध्वनि रेगुलर उसकी पट्टियां बदला करती थी। वो तुरंत आरास के करीब जाकर ध्यान से धीमे धीमे पट्टी खोल रही थी, ताकि आरास को दर्द का एहसास ना हो। लेकिन आरास का ध्यान तो अपने दर्द की तरफ था ही नहीं। वो हल्की मुस्कुराहट लिए उसे ही देख रहा था। ध्वनि के चेहरे पर अपने लिए दर्द तड़प देखकर उसे अलग ही सुकून मिल रहा था। आगे की कहानी।